हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियो आराम। गाइस, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी वीडियो आज और मिल सके। आज हम शुरू कर रहे हैं नवीन राज्यों की श्रृंखला में। आज हम आए हैं बंगाल में। जैसे कि 18वीं शताब्दी में कई सारे राज्य बने, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, कर्नाटक, मराठा, काफ़ी स्टेट उभर के आए। तो ये कैसे उभर के आए? उस समय मुगल साम्राज्य क्या कर रहा था? जो मुगल साम्राज्य का वर्चस्व पूरी इंडिया में चलता था, वह अचानक ये एक ही समय में अचानक सारे राज्य पनपने लगे। तो मुगल साम्राज्य उस समय क्या कर रहा था कि हाथ पे हाथ रख के बैठा था? क्या कारण था जिस कारण ये सब हुआ? जो कि मुगल साम्राज्य के अधीन थे सारे राज्य के राज्य। तो उसी की श्रृंखला में आज शुरू कर रहे हैं नवाब, जो कि बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब को है कि कहानी कुछ इस प्रकार है। इसमें पूरी कहानी सस्पेंस की है। इसमें कहानी कोई बुरी कहानी नहीं है, पूरी कहानी में इंटरेस्टेड कहानी है कि किस प्रकार से षड्यंत्र करके एक राजा दूसरे राजा को हराता है। इसमें युद्ध तो केवल दो हुए, जिसमें से प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, और उसके अलावा सारे षड्यंत्र चले कि कैसे षड्यंत्र करके एक राजा दूसरे राजा को हराता है, क्या पॉलिसी रहती है उसकी। तो उसी कारण से बंगाल के नवाबों की बहुत इंटरेस्टेड कहानी है। अगर फ्रेंड आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। तो आइए ऐसे शुरू करते हैं। तो बंगाल के नवाब की कहानी को फ्रेंड कुछ इस प्रकार है कि उस समय बंगाल बंगाल इंडिया का ही नहीं, मतलब पूरी भारत का ही नहीं, अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर, मतलब जो दोआब क्षेत्र होता है दो नदियों का, जो कि इंडिया की सबसे प्रमुख नदियाँ, जिसमें कि कौन कौन सी आती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। क्योंकि बंगाल पे जो मुगल साम्राज्य को सबसे ज़्यादा टैक्स प्राप्त होता था, वो कि बंगाल से होता था। इस कारण बंगाल पे हर किसी की निगाह रहती थी कि यह मेरे कब्जे में आए। बंगाल एक बहुत ही अच्छा, मतलब सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। जो बंगाल आज हम देखते हैं पश्चिम बंगाल, क्या वो बंगाल है? उस समय वो बंगाल नहीं था। उसके अंदर काफ़ी स्टेट आते थे, जैसे कि देखिए पश्चिम बंगाल आता था। उसके बाद जो आज का बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश आता था, उड़ीसा आता था और बिहार आता था। यह सब कुछ बंगाल के अधीन ही आता था। बंगाल का मतलब कि जो कि आपने सुना होगा फ्रेंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बंगाल में था। क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पे टैक्स लिए हम तो यहाँ पे बहुत अच्छा टैक्स मिलेगा। क्योंकि वहाँ से बंगाल एक तो ये है जो कि समुद्र मार्ग से भी लगता है, तो बंगाल पे हर किसी की निगाह रहती थी। तो इस कारण बंगाल में कि बंगाल एक बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र के कारण। तो आइए शुरू करते हैं बंगाल की क्या कहानी थी। तो उससे पहले आपको थोड़ी थोड़ी मैं फाउंडेशन बना दे रहा कि बंगाल में क्या क्या हुआ। तो बंगाल के नवाब में सब प्रथम कौन सा नवाब बना? यह फ्रेंड काफ़ी लंबी सूची है। ये सारे के सारे फ्रेंड षड्यंत्र करके बने। कोई राजा योग्य राजा नहीं बना जो युद्ध करके जीता हो। क्योंकि जो बंगाल था ना, बंगाल किसी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी थी मुगलों की। और मुगलों से उस समय जो कि औरंगजेब मरने के बाद मुगलों की स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। तो आइए अब मैं इसकी पूरी ब्रीफ से बताता हूँ। तो औरंगजेब था ना, औरंगजेब ने अपने समय क्या किया कि वह उसके जितने राज्य थे, हर राज्यों में वह दो चीज़ें करता था। क्या क्या चीज़ें करता था? सबसे पहले तो वो हर राज्य में दो चीज़ें करता था, क्योंकि वहाँ पे उसका निरंतर रह सके। उस कारण वह वहाँ पे एक को बनाता था सूबेदार बनाता था, एक को बनाता था दीवान दीवान का काम क्या था? दीवान का काम था केवल टैक्स का काम था दीवान का कार्य था टैक्स का। और सूबेदार का कार्य था वहाँ की कानूनी व्यवस्था। क्या की कानूनी व्यवस्था। और जो मुगल साम्राज्य थे, उन्होंने उनकी जो पॉलिसी थी वो केंद्रीकृत पॉलिसी थी। उन्होंने अपने जितने राज्य थे, सारे राज्यों में उन्होंने यही व्यवस्था अपनाई थी कि दोनों योग्य लोगों को, मतलब एक सूबेदार और दूसरा था सूबेदार और दूसरा दीवान, दोनों लोगों को इक्वल, मतलब एक बराबर के लोग भेजता था, मतलब कोई कम ज़्यादा ना पड़े और दोनों के दोनों वफादार हो मुगल के प्रति। तो उसमें से जो मुर्शिद अली खां है ना, ये तो उसमें से मुर्शिद अली खां उस समय क्या था? तो मुर्शिद अली खां उस समय वहाँ का दीवान था। क्या था फ्रेंड? बंगाल का दीवान।
बंगाल का दीवान था। और तो दीवान ये था, तो उस टाइम यहाँ का सूबेदार कौन था? सूबेदार यहाँ का था अजीम उस्सान, जो कि औरंगजेब का पोता था। औरंगजेब का पोता था। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद उस 1707 में मृत्यु होने के बाद उसके परिवार में युद्ध होना चालू हुआ कि राजा कौन बनेगा। उसी का ही फायदा उठाते हुए इसने देखा कि मुर्शिद अली खान ने कि मुझको भी किंग बन जाना चाहिए। जब उनको मुगलों की आपस में इतनी लड़ाई हो रही, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मुर्शिद अली खां कौन है। ये मुर्शिद अली खां है, क्या कही जाती, दीवान। और यहाँ का जो वो सूबेदार कौन है? सूबेदार था यहाँ का अजीम उस्सान, जो कि औरंगजेब का पोता था। औरंगजेब का, तो इसने जो ये है ना अजीम उस्सान, इसने बंगाल पर अपना अधिकार ना देखते हुए इसने अपना अधिकार दिल्ली पे देखा। इसने कहा अगर दिल्ली मेरे अधीन आ गई तो बंगाल तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब दिल्ली उसके अधीन आ जाएगी तो बंगाल तो आ ही जाएगा। तो इसी का फायदा उठाते हुए 1714 में क्या हुआ? 1714 में जो कि जी है ना अजीम उस्सान दिल्ली की तरफ इसका ध्यान था, बंगाल की तरफ बिल्कुल नहीं था। तो 1714 में यहाँ का सूबेदार और दीवान दोनों कौन बन गया? मुर्शिद अली खान। कौन बन गया फ्रेंड? मुर्शिद अली खान। यह बंगाल का पहला नवाब बना। अब समझ में आया फ्रेंड कि ये बंगाल का पहले नवाब कैसे बना? क्योंकि यहाँ का जो सूबेदार था वो उसका ध्यान दिल्ली पे था। इस कारण इसने अपने आप को अलग किया और अपने आप को अलग घोषणा कर दी। यह इसने बंगाल को अपने आप पूरा कहा है भाई मैं इसमें किसी को नहीं दूंगा। और इसने मतलब अपने आप घोषणा तो कर दी, लेकिन ये मुगलों के अधीन ही रहा। जैसे कि ये बंगाल है ना, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के ये मुगलों के अधीन ही रहा, लेकिन इसने अपने आप को अलग घोषणा कर दी कि मैं अलग बादशाह हूँ, मेरा बंगाल पे नियंत्रण है। लेकिन मैं मुगलों को पैसा भी देता था फ्रेंड, यह मुगलों को पैसा भी दे देता वक्त वक्त पे। तभी इसकी किस्मत इतनी तेज थी कि वो कहते हैं ना कि परिस्थिति साथ दे देती। इसके समय यहाँ पे जो राजा मुगलों में बैठा था, मुगलों का राजा था फर्रुखसियर। कौन था फ्रेंड? फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की क्या कहानी थी? फर्रुखसियर तो खुद ही एक अयोग्य राजा था, जैसे मुगलों का कायर राजा कहते हैं। क्योंकि यह फ्रेंड ये खुद ही किसी और के जो सैयद बंधु हुए थे ना, सैयद बंधु जो मैंने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया, सैयद बंधु जिन्हें किंग मेकर कहते हैं, किंग नहीं वो किंग मेकर थे, वो उनकी ही सहायता से ये बैठा। यह खुद यहाँ पे षड्यंत्रों का शिकार हो रहा था। यह खुद सोचता था कि सैयद बंदियों से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो उसका ध्यान बंगाल पे कभी गया ही नहीं कि बंगाल भी मेरी प्रॉपर्टी है। क्योंकि और इधर मुर्शिद कुली खां है ना, ये फ्रेंड पैसे भी दे देता था जब कभी इच्छा होती थी इसकी। तो इस कारण सबसे पहला राजा कौन बना? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने बनते ही राजा क्या कहा, इसने राजधानी अपने ही नाम पर बनाई। राजधानी इसने मुर्शिदाबाद इसने राजधानी बनाई फ्रेंड, इसने राजधानी बनाई मुर्शिदाबाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसका पुत्र बना, इसका पुत्र राजा बना। इसके पुत्र का नाम था सिराजुद्दीन। सिराजुद्दीन बनाया फ्रेंड, कोई योग्य राजा नहीं था, तो इसके बारे में ना पढ़े तो ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद इसका भी जो इसका पुत्र नहीं था फ्रेंड, ये इसका दामाद था। कौन था? इसका दामाद राजा बना सिराजुद्दीन। यह फ्रेंड योग्य नहीं था, अयोग्य था। उसके बाद इसका पुत्र बना सरफराज। सरफराज राजा बना। सरफराज राजा बनते ही ये भी फ्रेंड अयोग्य था। इसने क्या किया, ये इतना बड़ा चरसीबाज था कि पूछो मत। यह दिन भर गांजा दारू पीता था और डरा रहता था, क्योंकि बाप की संपत्ति मिल रही है ना, तो इसे कुछ तो करना नहीं पड़ रहा। तो ये आराम से पीता और डला रहता था अपने किले में डला रहता था। उसके बाद जो कि ये आया अलीवर्दी खां, ये किसी का पुत्र नहीं था, ये बहुत ही योग्य राजा था। यह आया ना अलीवर्दी खां, ये बहुत ही योग्य राजा था। क्योंकि जब बंगाल है ना, ये समझो फ्रेंड ये बंगाल है, बंगाल में जब यहाँ पर जो दीवान और सूबेदार बनते थे, अब यहाँ का राजा बन गया कौन? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बन गया, तो यहाँ पर अब जो उसके अधीन मैंने बताया था ना आपको, उड़ीसा आता है।
उड़ीसा आता, बिहार आता, उड़ीसा बिहार आता और बांग्लादेश आता आज वाला। तो उस समय बिहार का जो उप होता है ना नायक, मतलब सबसे ऊपर तो किंग है, किंग के नीचे बिहार का जो था यहाँ पे था अली वर्दी खां। यह फ्रेंड बहुत ही योग्य आदमी था, क्योंकि इसने देखा कि सरफराज खां है ना वो तो दारू पी के डला रहता, तो इसने अपने आप को किंग बनाने की सोची। अली वर्दी खां ने सोचा कि अब मैं किंग बन जाऊं, अब मौका ठीक है। तो इसे पता था, क्योंकि क्या पता था, अगर मैं अचानक किंग बन गया तो यहाँ पे जनता विद्रोह कर देगी मेरे खिलाफ जनता विद्रोह कर देगी और मुझे किंग से हटाना भी पड़ सकता है। तो इसने क्या किया, उसी समय जो मुगल साम्राज्य था, जो कि मुगल जैसे ही बंगाली है, मुगल यहाँ पे है, तो जो कि बंगाल से इतनी दूर था और इसे पता था अगर मैं बना तो जनता मेरे खिलाफ पक्का विद्रोह करेगी। तो इसने मुगलों को, ये समझ लो फ्रेंड, बहुत पैसा दिया। उस समय यहाँ का राजा था मोहम्मद शाह रंगीला को इसने 30 करोड़ रुपए दिए। 30 करोड़ रुपए दिए। और 30 करोड़ रुपए क्यों दिए? क्योंकि वहाँ से वह इसको अली वर्दी खां को ये प्रूव कर दे यहाँ का यही राजा है, जबकि मुगलों की सत्ता यहाँ पे कुछ नहीं है, ना मात्र ही सत्ता है। उसे पता था अगर मैंने यहाँ से फरमान जारी नहीं कराया तो जनता विद्रोह कर देगी। इसने इसने यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला को इसने पैसे भेजे और उसके बाद यहाँ से इसने फरमान जारी कर दिया कि यहाँ का राजा अली वर्दी खां है। अली वर्दी खां राजा बन गया। अली वर्दी खां एक बहुत ही योग्य राजा थे। इसकी पॉलिसी ये थी कि ये समझता था अंग्रेजों के खिलाफ, जी के इसका मानना था कि अंग्रेज एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर हम इन्हें छेड़ेंगे नहीं तो हमें ये शहद देंगे, अगर हम इन्हें छेड़े ना तो ये हमें शहद देंगे, अगर हमने इन्हें छेड़ दिया तो ये हमें काट काट के मार डालेंगे। तो इसकी ये पॉलिसी थी। तो अली वर्दी खान, अब समझे फ्रेंड कैसे राजा बना, क्योंकि ये ब्रीफ एक बार फिर बता दे रहे हैं फ्रेंड, क्योंकि ये बिहार का था, बिहार का एक सूबेदार था, वहाँ से इसने राजा बनने की कोशिश की। इसने मोहम्मद शाह रंगीला को 30 करोड़ रुपए दिए और वहाँ से राजा बन गया। अली वर्दी खां के ही समय वो कहते हैं ना, परिस्थितियाँ साथ नहीं देती। इधर एक तरफ कौन पनप रहे हैं, इधर है मराठा जो कि काफ़ी तेज मुगलों तक जा रहे हैं। तभी मराठा के जो है ना बालाजी बाजीराव ने बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल का उड़ीसा अपने अधीन कर लिया। बंगाल से उड़ीसा अपने अधीन कर लिया और यहाँ से चौथ वसूलने लगे। चौथ क्या है? जो कि मराठाओं का एक टैक्स है। यहाँ पे 12 लाख रुपए प्रति सालाना, यानी कि 12 लाख रुपए प्रति सालाना मराठा इनसे वसूलते थे और ये हंसी देते भी थे। मराठा का बालाजी बाजीराव ने यानी कि उड़ीसा बंगाल से छीन लिया पूरी तरह। अब उसके बाद क्या कहानी हुई, उसके बाद इसका जो कि अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, इसकी 3 पुत्रियां थीं। तो उसमें से सबसे बड़ी पुत्री थी जिसका नाम था अमीना बेगम का पुत्र जो कि है सिराजुद्दौला अब गद्दी पर बैठा। क्योंकि इसका कोई पुत्र नहीं था तो इसने इसका ये कौन हुआ रिश्ते में? नाना, यानी कि ये इसका नाना, वे इसका ध्योता, अपने ध्योते सिराजुद्दौला को इसने गद्दी पर बिठाला। अब सिराजुद्दौला जैसे ही गद्दी पर बैठा, इसकी पॉलिसी अपने नाना की पॉलिसी से बिल्कुल अलग थी। यह बात समझ चुका था कि अंग्रेज हैं केवल यहाँ पर व्यापार करने नहीं आए, यहाँ पर अपना व्यापार नहीं, यहाँ पर हमें लूटने आए हैं, पूरी तरह से लूटने आए, अपना राज्य बढ़ाने आए हैं। यह पॉलिसी अंग्रेजों की पॉलिसी समझ चुका था। तो इसने क्या किया कि जैसे ही ये राजा बना तो इसने अलीनगर की पहले संधि की, क्योंकि उस समय जो फर्रुखसियर था ना राजा मुगलों का, तो उसने अंग्रेजों का वो दे दिया था दस्तक क्या है कि दस्तक का मतलब ऐसा पत्र कि अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, फ्री में वो अपना व्यापार कर लेते थे।
तो इस कारण वो जो अंग्रेज है ना वो ज़्यादा छेड़खानी कर रहे थे बंगाल में। और बंगाल में छेड़खानी, वहाँ पर किंग कौन है, किंग है वहाँ का अभी इस समय सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को ये पसंद नहीं आया, इसने वहाँ की अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर की संधि करने के बाद तो इसने निर्धारित कर दिया कि जैसे कि अलीनगर की संधि के बाद कौन से ज़िले कौन से हमारे पास है, कौन से उनके पास है। तो ऐसा कि ये है ना, तो उसने ऐसे ऐसे बांट दिया कि ये हमारी सीमा है, ये आपकी सीमा है, इसके अंदर आप नहीं आ सकते, उसके अंदर हम नहीं आ सकते। और जब ये सिराजुद्दौला बना था तो इसकी ये तो माँ है, तो इसकी तीन तीन बेटी थी ना अलीवर्दी खां की, एक दो और तीन, तीन बेटियां थी। तो इसकी मौसी भी इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं, क्योंकि ये इसका पुत्र अमीना बेगम का पुत्र बन गया है। इसकी मौसी भी चाहती थी मेरा पुत्र बने, इसकी ये वाली भी मौसी चाहती है। यानी कि सिराजुद्दौला पूरी जिंदगी अपने षड्यंत्रों में फंसता चला गया, क्योंकि इसकी जो मौसी है ना जिसका नाम था घसीटी बेगम और इसके मौसा जिसका नाम था शौकत जंग घसीटी बेगम इसके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है कि इसको कैसे हटाया जाए और मैं अपने पुत्र को राजा बनाऊं। इसके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र चल रही। और यहाँ पर जब बिहार में काफ़ी अमीर, जैसे कि वो होते हैं ना सबसे बड़े बड़े लोग, तो जिसमें काफ़ी माने हुए नाम हैं, जैसे कि फ्रेंड पेपर में जरूर आते, अमीर चंद्र हुआ, मानिक चंद्र हुआ और जगत सेठ हुआ। यह फ्रेंड माने हुए वहाँ के उस समय अमीर जाते थे। ये सारे के सारे मिल गए जाके किससे, अंग्रेजों से ये मिल गए जाके। और इसकी जो मौसियाँ थी वो घर पे षड्यंत्र रच रही हैं इसे हराने के लिए। मौसा थे शौकत जंग, वो भी घर पे षड्यंत्र रच रहे, यानी कि पूरे सब लोग इसके खिलाफ थे, यानी कि सारे लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। इसके खिलाफ क्यों हुए, क्योंकि ये इसकी सब लोग चाहते हैं, सबको एक ही लालच होता है कि गद्दी पर कौन बैठे, मतलब मुगलों हैं या कोई हो, केवल लालच यही था कि गद्दी पर बैठे कौन है, किंग कौन बने। तो क्या हुआ उस समय, सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर। कौन था फ्रेंड, अब कहानी शुरू हुई पूरी इंटरेस्टेड। कौन था, मीर जाफर ने क्या किया, मीर जाफर अंग्रेज़ों से जाके मिल गया, अंग्रेज़ों से मिला और अंग्रेज़ों से मिलने के बाद अंग्रेज़ों जाके मिल गया और सिराजुद्दौला को मारने की अपनी चाल बना ली। क्यों हुआ ये फ्रेंड, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलीगढ़ की संधि की थी ना, जिसके कारण एक जो जिला था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चंद्रनगर के ऊपर युद्ध हुआ, क्योंकि सिराजुद्दौला ने कहा कि इन लोगों को आपने मेरे यहाँ पर क्यों भेजा। जैसे कि ये बंगाल का बॉर्डर है और ये है अंग्रेजों वाला, तो ये बीच में क्या हो गया, ये हुआ चंद्रनगर। तो उस समय परिस्थितियाँ जब साथ नहीं देती तो कुछ नहीं होता। तो उधर हो रहा है कर्नाटक वार किस में हो रहा, अंग्रेजों में हो रहा और फ्रांसीसियों में हो रहा। तो सब लोग अपनी अपनी किलेबंदी करने लगे, अपनी अपनी सेनाएं भेज रहे, जो कोई भी अपनी भेज पा रहा, जिसके किले हैं, और कोई अपने किले पर किलाबंदी कर रहा। तो जो चंद्रनगर था ना उस पर पहले आई फ्रांसीसी सेना। तो सिराजुद्दौला ने कहा देखो ये ऐसी बात है कि ये हमारे यहाँ पे नहीं चलेगा, ये हमारा है। तो फ्रांसीसी तो चले गए लौट के। उसके बाद आए अंग्रेज आए, अंग्रेजों से भी कहा सिराजुद्दौला ने ऐसा है, चंद्रनगर ये हमारा है, चंद्रानगर हमारा है, इस पे आप नहीं कर सकते कब्जा। तो अंग्रेजों ने माना नहीं, तो इस कारण अंग्रेजों ने यहाँ पे कर लिया कब्जा। जब कब्जा कर लिया तो कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि जब ही कब्जा किया तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आया। एक तो आप फ्रेंड कहानी सुन रहे हो तो समझ में आ रहा है कि सिराजुद्दौला जो कि अपने परिवार से दुखी है और मतलब षड्यंत्रों का रच रहा है, और जो कि इसके आगे अमीर जाति जो इसके खिलाफ है, यानी ये चारों तरफ से घिर चुका है सिराजुद्दौला जो कि अब भी तब जो चंद्रानगर की लड़ाई थी ना उसके ऊपर लड़ाई हुई, तो इसने कहा कि ऐसा है आप इसे नहीं मान रहे, तो इसने 20 जून
20 जून, बेफ्रेंड तारीख याद कर लेना, 20 जून 1756 में ब्लैक होल की घटना करवा दी। ब्लैक होल की घटना फ्रेंड क्या थी, इसने एक 18x10 की कोठरी में 146 लोगों को भर दिया और बुरी तरह भर दिया, और उसमें सांस लेने तक की जगह नहीं थी, जिस कारण सुबह तक 123 लोग मर गए। 123 लोग मरे गए और केवल 23 लोग जिंदा रहे। 123 लोग, जिसे बोलते हैं इतिहास में ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना बोलते हैं। जिसमें से जिंदा होने वाले एक व्यक्ति का नाम था हार्वेल। हार्वेल ने यह कहानी बताई फ्रेंड, और उसने अपने मुंह से बताया कि किस प्रकार मैं उस कोठरी में था। तो इसने ब्लैक होल की घटना कर दी, और तभी अंग्रेज़ों ने कहा कि अब तो सिराजुद्दौला अपनी लिमिट से ऊपर जा रहा है, ये हमें कुछ समझ नहीं रहा। एक तरफ से जैसे कि ये इंडिया है ना, इंडिया में एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, ये तब अंग्रेज़ों की जो कोठी थी उस टाइम यहाँ पे थी मद्रास में, तो एक तरफ से रॉबर्ट क्लाइव सेना लेके आया और जलमार्ग से सेना लेके आया वॉटसन। तो इसने सिराजुद्दौला को घेर लिया और युद्ध कराया। तो सिराजुद्दौला का युद्ध कराने से पहले अंग्रेज़ों को पता था कि इसका जो सेनापति है ना मीर जाफ़र को अपने पक्ष में किया जाए। तो मीर जाफ़र से कहा कि ऐसे ऐसे है कि हम आपको किंग बना देंगे, आप अपने राजा को हरवा दें। तो मीर जाफ़र मान गया। मीर जाफ़र को आ गया लालच, तो मीर जाफ़र ने क्या किया, मीर जाफ़र से बात करने के लिए, तो मैंने आपको नाम बताया ना, ये अमीर चंद को अंग्रेज़ों ने 30 लाख रुपए दिए। देखिए, अगर तुम मेरी मीर जाफ़र से बात करा दोगे तो मैं आपको 30 लाख रुपए देंगे। अमीर चंद को 30 लाख रुपए मिले इसी बात के, क्योंकि उसने मीर जाफ़र से बात कराई। तो ये मीर जाफ़र से इसने बात करा दी, तो अमीर चंद को 30 लाख मिले। अब पूरा युद्ध होने की स्थिति में आ गया, जिसे बोलते हैं प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को हुआ। क्योंकि उस समय मीर जाफ़र अंग्रेज़ों से जाके मिल गया। इसकी घर की जो कोई भी थी ना, मौसी वगैरह, वो सब कुछ अंग्रेज़ों से जाके पूरी एक एक खबर दे रही कि सिराजुद्दौला क्या कर रहा है, कैसी पॉलिसी चल रहा है, सब कुछ घर का बेदी लंका डा रहा। तो उस कारण क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र से कहा कि जो है ना सिराजुद्दौला को हम, अंग्रेज़ों की बताए हुए स्थान पर युद्ध हुआ, ये समझ लो। कि उसने कहा कि ये जो है ना नवाब तुम इतनी दूर लेके आना युद्ध करने, इतनी दूर लेके आना, अगर नवाब अपने किले की तरफ भागे तो भाग ना पाए, इतनी दूर लेना। तो उस समय बंगाल में एक जगह थी प्लासी, तो युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध। जैसे ही युद्ध चालू हुआ कि 2 घंटों में ही सारी सेना बिखर गई, क्योंकि मीर जाफ़र ने आदेश ही नहीं दिया अपनी सेना उसको गोली चलाने के लिए, मतलब कि आप उनमें आक्रमण करो अंग्रेज़ों के ऊपर। और जब मीर जाफ़र ने कहा कि सर हमारी सेना मान नहीं रही है, सिराजुद्दौला से कहा कि आप जाओ महल में जाओ। जैसे ही वो अकेला महल की तरफ निकला, तो मीर जाफ़र के पुत्र और उसके दोस्त ने सिराजुद्दौला को निपटा डाला। अब जैसे ही सिराजुद्दौला निपटा, तो अब किंग कौन बनेगा, अंग्रेज़ों ने अपना वादा निभाया और किंग बनाया मीर जाफ़र को। जैसे ही ये किंग मीर जाफ़र बना, तो अंग्रेज़ों ने इंडिया को, समझ लो, जो नाव है ना, नाव भर भर के लूटा, नाव में भर भर के पैसा ले लेके इंग्लैंड गए। अब क्योंकि उनके हाथ की कठपुतली बैठ चुकी थी, और मैंने बताया जैसे बंगाल एक बहुत ही रिच कंट्री रहा, रिच स्टेट रहा, वहाँ से इन्होंने लूटा और लेके चल दिया। अब बना मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने सबसे पहले इसको पता था, अगर जब अंग्रेज मेरे जो किंग थे ना सिराजुद्दौला, उसे मारने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं, तो मैं किस चीज़ की खेती हूँ, तो मुझको भी मारने के लिए षड्यंत्र रच सकते हैं। तो पहले तो इसने कुछ बात मानी और ये अंग्रेज़ों की। जब इसने बात मानने से इनकार कर दिया, जैसे ही इसने बात मानने से इनकार किया, तो मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने हटाया, और उसके दामाद, इसका दामाद जो है ना फ्रेंड, मीर कासिम को इन्होंने किंग बना दिया। अब मीर कासिम किंग बना। अब मीर कासिम भी अंग्रेज़ों की कठपुतली है।
अब उसे मीर कासिम को बात समझ में आ चुकी थी। क्या बात आ चुकी थी? कि मुर्शिद अली खां को धोखा किसने दिया? मुगलों को धोखा दिया मुर्शिद कुली खां ने, और अली वर्दी खान ने दिया है सरफराज को, तो मुझको भी तो कोई धोखा दे सकता। तो जैसे ही ये बना, तो इसने सबसे पहले बनते ही अपनी राजधानी मोहम्मद मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है ना मुंगेर लेके आया। मुर्शिदाबाद से राजधानी बिहार के मुंगेर में ले आया। इसे पता थी कि वहाँ पे षड्यंत्र ज़्यादा रचे जा रहे हैं, मैं उसने अपनी राजधानी चेंज कर दी और ये ले आया मुंगेर। और इसने अब कौन बना, किसकी बात हो रही है? मीर कासिम। इसने तोहफे बनवाई, बंदूकें बनवाई। यह बात अंग्रेज़ों को खटकने लगी कि ये भाई मेरी कठपुतली होते हुए भी ये मेरी बात नहीं सुन रहा। तो एक मीर कासिम ने और भी काम किए, जैसे कि मीर कासिम ने जर्मन अधिकारियों को अपने यहाँ रखना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज़ों की बहुत समझ में आ गई कि मीर कासिम मेरी कठपुतली नहीं रहा। तो उन्होंने जो पहले था ना किंग, इसका ससुर मीर जाफर को ही पुनः किंग बनाने की घोषणा कर दी। यानी कि अभी गद्दी पर बैठा है मीर कासिम, और इन्होंने घोषणा कर दी पहले ही मीर जाफर फिर से किंग हो गया। तभी किताबों में कहीं 1764 और 1763 होता है। यानी कि अब यहाँ पे किंग कौन है? अभी भी किंग है मीर कासिम, जिसने बक्सर का युद्ध लड़ा मीर कासिम ने। और आप किताबों में देखेंगे कि 1763 में ही राजा बन गया मीर जाफर, और युद्ध हुआ 1764 में। तो किसने किया? मीर कासिम ने। तो इस कारण काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई। बक्सर की लड़ाई का क्या कारण था आपको बताएं? बक्सर की लड़ाई का कोई एक कारण नहीं था जिस कारण कि अंग्रेज़ों का मन हुआ कि आज लड़ाई कर रहे हैं, और उन्होंने कर डाली। उससे पहले भी तो देखिए 3-4 लड़ाई हुई जो कि हुई हैं सब लोगों में, जिसमें से देखिए ये है ना उदय नाला की लड़ाई हुई। उदय नाला की लड़ाई हुई जिसमें 138 अंग्रेजों को मार डाला। किसने मार डाला? मीर कासिम ने मार डाला। उससे पहले भी काफ़ी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई। कटना की लड़ाई हुई, सूती की लड़ाई हुई, गीरिया की लड़ाई हुई, काफ़ी लड़ाई हुई, जिसमें एक लड़ाई इम्पोर्टेंट है उदय नाला की लड़ाई हुई, जिसमें कि कासिम की सेना ने 148 अंग्रेजों की हत्या कर डाली। इस कारण से तो मीर जाफर के साथ, जो कि इसके बाद किंग बनेगा, उससे पहले मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध लड़ा। और बक्सर के युद्ध की जो 148 सैनिक मारे गए ना उदय नाला की लड़ाई में, इसे बोलते हैं पटना हत्याकांड। क्या बोलते हैं फ्रेंड? पटना हत्याकांड। अगर आपके पेपर में है पटना हत्याकांड क्या है, तो 90% लोगों को नहीं पता होता कि पटना हत्याकांड क्या है। तो 148 सैनिक मरने की घटना पटना हत्याकांड कहलाती है। उसके बाद क्या हुआ कि जो बक्सर का युद्ध था ना, यह वास्तव में युद्ध था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में जो कि एक तो है बंगाल और दूसरी तरफ है मुगल में कौन था? सालम द्वितीय, सालम सेकेंड था। और अवध के नवाब था ना, जो कि माना हुआ नवाब था उस टाइम का, सुजाउद्दीन ही फ्रेंड। जो अवध का नवाब था ना, सुजाउद्दौला और मीर कासिम की बीच पहले ही युद्ध होते थे, और सेना एक दूसरे पे विश्वास नहीं करती थी। जो सैनिक थे ना, एक दूसरे के सैनिक इन लोगों पर विश्वास नहीं करते थे आपस में। और तीसरी तरफ कौन थे? मुगलों में सालम द्वितीय था। इस कारण था, उसे पता अगर अब की बार अंग्रेजों को हरा दिया तो मुगल साम्राज्य की गद्दी पर मेरा परमानेंट अधिकार हो जाएगा। इस कारण क्या हुआ? तो इस कारण युद्ध शुरू हो गया। और जो अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो ने किया है। और जो कि हमें आपसे पूछे प्लासी के युद्ध में किसने किया था नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से, तो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने। इसमें किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। और इसी कारण इस युद्ध शुरू हुआ 22 अक्टूबर 1764 में युद्ध हुआ। और इसमें अंग्रेजों की नींव पूरी तरह पड़ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने लगातार बैक टू बैक 3-4 युद्ध जीते थे,
जिसमें से कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि 1761 में इन्होंने कौन सा युद्ध जीता, उससे पहले है 1757 में इन्होंने युद्ध जीता प्लासी का। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों को हरा दिया। वन युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ 1763 में। कर्नाटक का युद्ध भी अंग्रेजों ने जीत लिया। और 1764 में बक्सर का युद्ध जैसे जीता और अंग्रेजों का बोलबाला पूरी इंडिया में आ चुका है। अब अंग्रेजों की जीत हो चुकी है। अब अंग्रेजों की जीत तो हो गई, अब इसके बीच होगी संधि। संधि करने कौन आया, क्योंकि उस वो था ना कौन, रॉबर्ट क्लाइव, उसको इंडिया की बहुत अच्छी नॉलेज हो चुकी थी। उसे पता था कि इंडिया के लोगों को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव काफ़ी समय से इंडिया में रहा था। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था समाप्त होकर इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड से उसे वापस बुलाया गया इस कार्य के लिए इंग्लैंड से उसको वापस बुलाया गया कि सर आइए आप रॉबर्ट क्लाइव और संधि कीजिए। और जिसमें से कि रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की और बंगाल पे द्वैत शासन लगा दिया। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है कि जो कि यहाँ की जो सेना, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, दीवान और सूबेदारी तो दे दी मुगलों को, कि मुगलों और निजाम को कि आप लोगों की कानून की रक्षा करना आपका काम है। और टैक्स रेवेन्यू कौन करेगा, तो करेंगे अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी टैक्स। और फौजदारी के मामले किने दिए, जो सूबेदारी के मामले दे दिए मुगलों और नवाबों को। तो इस कारण इसे बोलते हैं द्वैत शासन मतलब दो लोगों का शासन चलता है फ्रेंड। और भी आगे आएंगे द्वैत शासन, हर जगह पे मीनिंग उसका कुछ अलग अलग निकलेगा द्वैत शासन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।